शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने शौहर की रूमानी बातों के लिए बेताब था। हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था कि शामिर कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब शामिर कमरे में आया तो मैं मन ही मन में मुस्काई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्यालात ने एक अजीब सी हलचल मचाई थी। शामिर मेरे पास बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। कहने लगा, तौबा तौबा, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उसकी ये बात मेरे लिए कुछ गैर मतवल करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरी भारी भरकम उरूस उसी लिबास को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां इतना भारी लिबास पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने सब्र का इम्तिहान देती हो। ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर मुझे न जाने क्यों कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर भी बड़ी बेजार सी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज़ पहले तुम ये सब उतारो और एक आम से लिबास में आकर मेरे सामने बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल बुझ सा गया। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसलिए तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरी तारीफ़ें करते, मोहब्बत के जुमले बोलते। लेकिन उसकी बेजी देखकर मैं न जाने कैसे अपने आंसू जब्त किए थे। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है शामिर, कमरे में ऐसी चल रही है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर शामिर की आंखें हैरत से फैल गई। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना सोनिया। जाओ शाबाश, उतारो ये सब कुछ और एक सादा लिबास पहन कर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था कि वे अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारे, मेरे माथे की बिंदिया को अपनी प्यार भरी बातों के दौरान अपने हाथों से उतारे, मेरी तारीफ करते करते वे मेरे सारे जेवरात उतारे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी तो दोस्तों ने भी वेडिंग नाइट के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। शौहर शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन शामिर तो बिल्कुल वैसा ना था। बहरहाल मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर बदले। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाले की जान खा रखी थी कि देखो बड़ा अच्छा मेकअप करना कि मेरा शौहर मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बात सुनकर हंस रही थी। जब तक वह मुझे तैयार करती रही मेरी जुबान चलती ही रही कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाना वे ज़्यादा सूट करती है। देखो जूड़ा मत बनाना, चोटी ही रहने दो, और बालों पर कलियों के गजरे ज़रूर लगाना। अपनी एक एक चीज़ सर से उतारते हुए मुझे ये सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर शामिर के सामने बैठी तो कहने लगा, शुक्र है अब कुछ इंसान लग रही हो। उसकी बात पर तो मैं तबके रह गई थी। बहरहाल मेरी वह रात बहुत फीकी सी गुजरी थी, क्योंकि शामिर ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही वैसा वाला कोई इजहार किया था जैसा कि मैं सोच के बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लॉन्ज में ही बैठे थे। मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी और उनके शौहर मेरी सास की कलाई पकड़े हुए थे और उनके कान में ना जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम से मेरी ही सास हंसने लगी। ससुर कहने लगा, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू चलाए रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि शामिर की नहीं मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल की बेकरार है। बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला है कि नहीं भाई, बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई। कहने लगे, बड़ी बेशरम हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए ख़ुद को आदी बना लो। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ियों तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई, उनके सलाम करने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि सब सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके उठें और सबके लिए नाश्ता तैयार करें। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, हमारे घर में कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस मैं खुद ही उठ कर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के लिए बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा किया। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही हैं, मैं जाकर देख कर आऊँ कि नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ है?
मैंने कहा वे तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। ये सब मेरा कमरा खटखटा कर थक कर बाहर आ चुके थे। ये कहकर वे हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ फिक्र सी महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही जौली किस्म के हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी सास के दीवाने थे। वे अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई हो। लेकिन शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सस्ती सवरती तैयार होती, वे मुझ पर बस सरसरी सी नज़र डाल कर हटा लेते। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। वो बस एक नज़र डालता कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर वैसा क्यों करते हैं। मैं उनसे अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वे मेरा हाथ पकड़ें, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करें। मैं हिचक जाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वे ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करें, मेरे गले में बाहें डालें, मेरी तारीफ़ें करें और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी नोक-झोंक से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं, जैसे कि मेरे ससुर करते थे। वह तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते जो उनके लिए सेहत के लिए ख़राब होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी मम्मी। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं। कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ़ उठाने लगे, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, कहने लगे, रुकैया तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो। ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा। कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है। कहते हैं बारिश में नहा लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, रुकैया तुम्हें कब समझ आएगी। जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ जाते हैं तो तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फ़ौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया थी। उन्होंने फ़ौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफ़े पर बिठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुशक हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें अपनी ज़रा परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारिसत के चाहते थे अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते थे वे मेरी सास का। कहने लगे, रुकैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी कि आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई, नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाया तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाऊँ। मुझे तो ये डर है कहीं तुम्हें बुखार न हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर बस दम बेखुदा सी रह गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकोड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखो मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकोड़े और चाय बना दो। ये कहकर फ़ौरन से वे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन
लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे बस ये था कि वह फटाफट से फ्रेश होकर आए तो उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी लवाजिमा टेबल पर सजा दूं, मगर उसे मेरी ज़रा परवाह नहीं थी। क्या था कि मुझसे वह कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदल लो, कहीं बीमार न हो जाओ। लेकिन नहीं, वह तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से से किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी, चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर और शामिर कमरे से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ़ कर देगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसे ही सर्द सा था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड था कि वह मुझे कहीं बाहर लेकर जाएं। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वह कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तुम फ़िलहाल अपनी दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले आऊँगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ गया था, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी परवाह नहीं थी। हालांकि वह ये जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं कि टस टस आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तुम्हें समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तुम्हें ले जाऊँगा 2-4 दिन में। ये कहकर वे चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में ना जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वे मेरी सास की। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे, क्योंकि वे वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वे अपनी दोस्तों की बातें करता रहा, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा, अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी से रहने लगी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वह लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरे सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी मान ही नहीं पड़ता। रुकैया, अब जब तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियाँ तो यूं ही जारी रहेगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई नहीं था, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते, मेरे दिल में बेख्तियारी सी बढ़ने लगी थी। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करे, ऐसा ही प्यार करे जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है। मैंने सोचा कि शायद शामिर से अब कतराना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर हो। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ ना, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार शामिर मुझसे कहने लगे, आओ तुम्हें कैफ़े लेकर जाऊँ, काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा शामिर पूछेगा कि क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं उसे नखरे दिखाऊँगी, उसे कहूँगी कि वे मेरे साथ इतनी बेमुरब्बत हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ। फिर शायद वे मुझे मनाएं, मगर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरे सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहा था, कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी। बार बार मेरे ससुर की छेड़छाड़ पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि आप कब सुधरेंगे, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। और वे उन्हें कहने लगे, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वह अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वे इस बार भी उनके घर नहीं गई। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहीं चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना देवदास बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही शख्स से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर हैं। मैं तो खुद को खुश नसीब समझती, एक मेरा शौहर है, उसे मेरी कोई परवाह ही
ही नहीं है। कहता है जाओ अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। खुद भी अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता। और एक मेरा ससुर है जिसे मेरे सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं। मैं अपने ससुर से इस कदर मुतासिर हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये ख्वाहिश होने लगी कि वे मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ़ करें। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं मैं वैसे लफ्ज़ मेरे भी कान सुना करें। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं करने लगी। हालांकि पहले ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वे लॉन्च में आकर बैठे मैं फटाफट से चाय बनाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वे कुछ हैरान हुए। कहने लगे रुकैया किधर है? मैंने कहा अब अम्मा की छुट्टी भी दे दें, कब से वे आपकी खिदमत कर रही हैं, अब आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे। कहने लगे हाँ ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है ना कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा कि मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखें। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया। कहने लगे वाह तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारे सास जैसा जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर ये तुम्हारी सास होती तो मैं उसके हाथ ज़रूर चूम लेता। ये कहकर वे चाय का हाथ कप होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी जिन्हें आज तक मेरे शौहर ने पकड़कर कभी अपने होठों से लगाकर अपना लफ्ज़ नहीं दिया था, कभी तारीफ़ नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीता देखा तो कहने लगी शुक्र है आज आपने अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर आऊं आपको चाय बना कर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वे बहुत थकी थकी सी हो। ससुर कहने लगे अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तो बहू ने बना कर ले आई तो मैंने चाय पी ली, लेकिन कल से चाय तुम ही बना कर दोगी। अरे जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है वे किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती क्योंकि घर का नाश्ता वही लेकर आते थे। मैं उनके हाथ से शॉपर पकड़ती, फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें पेश कर देती। जब वह मेरे हाथ से गिलास लेकर पी लेते लेकिन फ़ौरन से रुकैया रुकैया कहने लगते, फ़ौरन से मेरी सास को बुलाने लगते। कहते तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारी डाल दी। अरे भाई कितनी बार कहा है जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखा दिया करो, तुम हो के कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का तकाजा भी था। मैंने कहा अब्बा आप क्यों अम्मा के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूँ ना, आप अम्मा को आराम करने दे। वे कहने लगे ठीक है करें आराम, वैसे भी ये करती ही क्या है, सारा घर तुमने संभाल लिया है, बस इसे मुझे ही तो संभालना होता है, उस पर भी से नखरे हैं। मेरी सास कहने लगी आपको संभालना ही मेरा सबसे बड़ा मुश्किल काम है। उस पर मेरे ससुर की शोखियाँ उरस पर जाने लगती। वे ऐसे ऐसे जुमले कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगती कि कोई मुझसे भी ऐसे ही इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर आने लगे थे। मैं रात भर अपनी ससुर की बातों को सोचती रहती और उनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश करती, यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो रूखी सूखी ही गुजरेगी। मेरे पति बहुत अलग किस्म का इंसान है, उसे बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती है, फिर तो वे यूँ होता है जैसे उसका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। वे कहते हैं ना तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, क्या ये होती है शादी? मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी, अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी मैं हैरान थी कि ये कौन है जो हिचकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी हमीदा मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि कमाल भाई का फराज से झगड़ा है, इसलिए वे तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि फराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ, बस वे मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि रुकैया मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊँगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वह अपनी बहन से बात करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फ़ौरन से बात टालकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अब्बा कहाँ हैं? कहने लगी अपने कमरे में हैं। मैंने कहा क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है, मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उससे जाकर मिलूं, लेकिन उसके मियाँ की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा नाराज़गी है,
इसलिए उसका शौहर तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे एतराज़ नहीं होता, लेकिन फराज को तुम जानती हो उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप बहुत खुशनसीब है जो आपको अब्बा जैसे शौहर मिले हैं। कहने लगी, खुशनसीब? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि शामिर अपने बाप जैसा नहीं है। ये सुनकर मैंने हैरत से अपनी सास की जानिब देखा। कहने लगी कि देखो ना, तो तुम आज़ादी से अपने मायके जा सकती हो, 2-2 दिन रह कर आ सकती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइव करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो। तुम आने जाने की आज़ादी मुझसे पूछो। जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा सह रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक अच्छी लगती है। हद से बढ़ जाए तो सांस लेना दुर्बल हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसी ही है, दम घुंचने वाली पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है। मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊँ, अपनी बहन भाइयों से मिलूँ, लेकिन फराज मुझे अपने अलावा किसी से बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है मैं फराज के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि ज़्यादा मोहब्बत भी अच्छी नहीं है। और फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की और ना ही मैं कभी उदास हुई, और मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ादी से ही जीती रही। धन्यवाद दोस्तों।